तो इस लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे, जिसमें हम लोग काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। देखिए हम लोग इसके पहले वाले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स क्या है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, किस पर नहीं डिपेंड करता है, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं। सपोज करो कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट्स, मतलब ए एक प्रतिकारक है और उसका प्रोडक्ट कुछ बन रहा है। अब ये चूंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए इसका आर मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या करते हैं स्मॉल आर, के इक्वल हो जाएगा किसके बराबर, के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो। क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, जितने रिएक्टेंट्स हैं उसके जो पावर है, कंसंट्रेशन के जो पावर है, वो सारे पावर का सम जो होता है वो क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो चूंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब है कि सम ऑफ पावर जो भी होगा, जितने भी पावर है वो सबका जो सम होगा, योगफल होगा, वो योगफल कितने के बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन आर है वो इक्वल टू के ए टू दी पावर जीरो है, इसका मतलब है कि आर इज इक्वल टू के इंटू वन, बिकॉज किसी भी चीज पर जीरो पावर का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। तो ए टू दी पावर जीरो का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, वन, तो ये हो जाएगा के इंटू वन, यानी इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, के होता है। के मींस क्या होता है, के कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस कौन कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। इस के को क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट है, मतलब वो ना टाइम पे डिपेंड कर रहा है और ना ही रिएक्टेंट के सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है। मैंने कहा था कि क्या होता है कि जब शुरुआत होती है, मींस टाइम बहुत कम बीता होता है, उस समय क्या होता है कि जो प्रतिकारक है उसकी सांद्रता बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। यानी टाइम के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन बदलता और घटता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है, मतलब वो टाइम पे निर्भर नहीं कर रहा है। दूसरा कहता है रेट ऑफ रिएक्शन जो है ए की सांद्रता पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, सांद्रता बढ़े घटे रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब अगर इसका एक ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सपोज कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस पे मैं टाइम को लिखता हूं और इस पर हम लोग आर रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, नाइदर चेंज। टाइम जब ये है तो रेट ऑफ रिएक्शन ये है, टाइम जब ये है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन वही है। यहाँ आर मींस है, अगर मान लो यहाँ 2 है तो मतलब यहाँ टाइम अगर 2 है, ये टाइम 2 है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या 2। टाइम अगर यहाँ 4 है तो यहाँ के सामने आ जाइए तो रेट ऑफ रिएक्शन 2। अगर यहाँ टाइम 6 है तो यहाँ के सामने चले आइए तो भी रेट ऑफ रिएक्शन 2। मींस टाइम चेंज होगा बट रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होना नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 2 का 2 ही रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन वो चेंज नहीं होना है। तो ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का। अगर हम लोग निकालते हैं, यहां पर हम लोग सांद्रता को लिखिए, सांद्रता, और यहां रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये ग्राफ भी पैरेलल होगा। ये ग्राफ भी वही बता रहा है कि सांद्रता बदलते रहिए लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन हर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन ना ही सांद्रता पे डिपेंड करेगा ना ही रेट ऑफ रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको
इसको पॉज करके उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है फिक्स, एक साथ एक मैंने पूरे रिएक्शन को एक नजरिए से देखिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप कभी 10:01 पर देख रहे हैं, कभी 10:02 पर देख रहे हैं, 10:03 पर देख रहे हैं, अलग अलग देखने का अलग नजरिया है। बट रिएक्शन जब शुरू हुआ और रिएक्शन जब खत्म हुआ, उससे बस जब खत्म हुआ रिएक्शन और जब शुरू हुआ, इसके बीच का क्या कंडीशन है, इसके बीच रेट लॉ कैसे वैरी करता है उसको देखते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ का मतलब हुआ हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन चेंज विद टाइम। मींस अगर कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ साथ कैसे चेंज करेगा। तो इसके लिए हम लोग एक रिएक्शन लिखेंगे। सपोज ये एक रिएक्शन है A2 प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका मैंने एक बताया था, K एंड A टू द पावर X, और X क्या था, पावर था, और चूंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए X का वैल्यू क्या होना चाहिए यार, 0 होना चाहिए। लेकिन इक्वेशन हुआ। दूसरा तरीका रेट ऑफ रिएक्शन बताने का और बताया था कि 1 बाय यहां जो लगा हुआ और माइनस, जब रिएक्टेंट लेंगे तो माइनस और प्रोडक्ट लेते थे तो प्लस, -1 बाय यहां जो लगा हुआ स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट, यहां अगर 2 लगा हो तो बाय नीचे 2 डालेंगे, 1 लगा हुआ तो 1 डालेंगे तो 1, और यहां पर लिखना है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम। मतलब ए का कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ, कितने टाइम में, टी टाइम में कितना, जब टाइम में चेंज टी है तो ए के कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ वो यहां लिखना है, और टाइम में जो चेंज है वो यहां लिखना है। तो ये दो हुआ रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका, और दोनों अलग अलग तरीका है। अब चूंकि दोनों रिएक्शन का एक तरफ सेम है इसलिए दूसरा तरफ भी क्या होगा, सेम होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, K और ठीक है K और A टू दी पावर 0 इज इक्वल टू -dA बाय dt, ठीक है। और ये हो जाएगा, क्योंकि ये K और ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 0 पावर क्या होता है 1 इज इक्वल टू -dA बाय dt। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हो जाएगा -dA इज इक्वल टू KdT, और माइनस को इधर से हटा के इधर कर देंगे तो dA इज इक्वल टू -KdT। लेट इक्वेशन 1 पॉज करके पहले इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये एक रिएक्शन है A2 प्रोडक्ट, ठीक है। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू A0, फाइनल कंसंट्रेशन is A, and this initial concentration means this happened when the time is 0। जब टाइम 0 है मींस जिस समय रिएक्शन शुरू हुआ उस समय A का कंसंट्रेशन हम क्या मान ले रहे हैं, A0, और t सेकेंड बीतने के बाद, t सेकेंड जब बीत गया, टाइम जब क्या हो गया, टाइम कितना हो गया t, तब उसका कंसंट्रेशन कितना बचा हुआ है, A बचा हुआ है, कितना खत्म हो गया A, उससे नहीं मतलब है, A कितना बचा हुआ है उसका मतलब है। अब जरा आपके पास जो था वो यही था, dA इज इक्वल टू -KdT। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, इंटीग्रेशन में यहाँ पे लोअर लिमिट लगा दीजिए A0, और यहाँ पे हो जाएगा A का कंसंट्रेशन मिनिमम मैक्सिमम,
और फिर यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए और यहाँ पे टाइम की मैक्सिमम और मिनिमम का टाइम क्या है 0। अगर आप इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो समझ रहे होंगे कि डीए का जो इंटीग्रेशन होगा वो a होगा और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट और यहाँ पे मिनिमम लिमिट। उसी तरह से माइनस के और dt का होता है t इंटीग्रेशन और यहाँ पर इसका मैक्सिमम लिमिट और यहाँ पर इसका मिनिमम लिमिट। अब क्या करते हैं हम लोग कि a का जो मैक्सिमम लिमिट a माइनस ये माइनस के टाइम का t और 0 दोनों माइनस। ये आप इंटीग्रेशन अगर पढ़े हुए तो समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी, क्लियर सी बात है। और a माइनस a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी और a इज इक्वल टू इस a को उधर दे दीजिए तो हो जाएगा a नॉट माइनस के टी। दिस इज दी इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें a क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन मींस रिमेनिंग कंसंट्रेशन, a कितना बच रहा है। a0 क्या है, इनिशियल शून्य में आप a का कितना कंसंट्रेशन लिए थे, k क्या है, ये रेट कांस्टेंट है और t क्या है, टाइम है। यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूं, k क्या है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो पास करके इसको उतारिए और इसको याद रखिएगा क्योंकि इस पर नोमेटर लगेगा। अब देखिए ये जो इक्वेशन हम लोग को आया, इक्वेशन क्या आया, a इज इक्वल टू a नॉट माइनस a। ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है, mx प्लस c। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। y जो y एक्सिस पे कौन है, a, तो y पहले दिखाता है, तो y x एक्सिस पर यहाँ पर कौन है, a दिखाया है। m यहाँ पर देखिए, यहाँ पे m का वैल्यू को यहाँ पे इसको इस तरह से लिखिए, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस a नॉट। पहले हम इसको लिख दिए, बाद में इसको लिख दिए। अब यहाँ पर m के जगह पे कौन आ गया, माइनस के। x माने x एक्सिस पर कौन है, टाइम, तो टाइम है। और ये जो होता है c को हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट। c स्टैंड फॉर y इंटरसेप्ट मतलब y का पार्ट ये है ना, इतना ही y कटा है, यहाँ से यहाँ y कटा है, तो ये क्या हो जाएगा, a नॉट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और तो ये जो इक्वेशन, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, इस ढंग का स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c को। इसका फॉर्म जो ये जो आपका रिएक्शन आपका आया a इज इक्वल टू a नॉट माइनस के टी। ये रिएक्शन किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और y इज इक्वल टू mx प्लस c का जो स्ट्रेट ग्राफ होगा वो ग्राफ इस ढंग का होता है, इसलिए मैंने ग्राफ को इस ढंग से खींचा। अब मैंने इस रिएक्शन का तुलना y इज इक्वल टू mx प्लस c से किया, तो हमने देखा कि m के वैल्यू पे कौन आ रहा है, माइनस के आ रहा है, यानी m इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के। m स्टैंड फॉर व्हाट, स्लोप। m क्या है, स्लोप है, यानी स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, थीटा यही है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के, यानी m स्लोप। अगर आपसे मान लो कि एक रिएक्शन ग्राफ दे दिया और ग्राफ में ये एंगल दे दिया, और कह दिया कि इट रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका आप लोग ये निकालिए, इसका रेट कांस्टेंट निकालिए। तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए क्या निकालेंगे, आप लोग स्लोप निकालेंगे। स्लोप का निकालने का तरीका क्या है, tan थीटा, क्योंकि थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो tan थीटा निकल जाएगा। tan थीटा का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर होगा। अब माइनस को इधर भेज दीजिएगा तो के का वैल्यू आ जाएगा जो रेट कांस्टेंट है। ठीक है, इसको उतारिए, क्रॉस करके उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ पीरियड।
अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ पीरियड। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता क्या है? कहता हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम, हाफ लाइफ पीरियड क्या टाइम है, कौन सा टाइम? तो कहता वो टाइम जिस टाइम के अंदर 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, मीन्स आधा रिएक्शन जितना देर में पूरा हो जाए उस टाइम को हम लोग क्या कहेंगे? हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं A0। A0 का वैल्यू टाइम क्या है? 0 है। ठीक है, अब टाइम जो है वो हाफ लाइफ हो जाए, टाइम क्या हो जाए? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को T हाफ लिख दीजिए, ये टाइम जी हाफ का मतलब हुआ ये टाइम हाफ लाइफ है। तो हाफ लाइफ में क्या होगा? अब A का जो कंसंट्रेशन बचा हुआ होगा वो कितना होगा? पूरा जो कंसंट्रेशन था उसका आधा, क्योंकि हाफ लाइफ में क्या होता है? रिएक्शन आधा कंप्लीट हो जाता है, मींस रिएक्टेंट जो है वो आधा खत्म हो जाएगा, तो जो बचा हुआ रिएक्टेंट कितना होगा? A0/2। अब हम लोग अभी क्या पढ़े हैं कि A = A0 - KT। A का मतलब फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? A0/2 = A0 - K, और टाइम के बदले क्या लिखेंगे? हाफ लाइफ पीरियड। तो अब ये हो जाएगा, इसको इधर ले, ये पूरा प्रोसेस को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा KT हाफ = A0 - A0/2, और KT हाफ = हो जाएगा A0/2। इसका एलसीएम वगैरह लेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे, सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? A02 हो जाएगा। अब यहां देखिए K = हो जाएगा T हाफ लाइफ पीरियड, T हाफ लाइफ को इधर रखिए, तो K को इधर लाएंगे A0/2K, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर हाफ लाइफ पीरियड निकालना है तो इनिशियल कंसंट्रेशन को डिवाइड कर देना है ट्वाइस ऑफ रेस्ट कांस्टेंट से। तो दिक्कत समझ में? चलिए पॉज करके उतारिए। अब देखिए लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का लाइफ टाइम क्या है? तो लाइफ टाइम भी टाइम है, कौन सा टाइम कहता है? द टाइम ड्यूरिंग व्हिच अ रिएक्शन कंप्लीट अप टू 100%, कहता वो टाइम जिसमें रिएक्शन पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब मान लेते हैं रिएक्शन है जीरो ऑर्डर का A2 प्रोडक्ट, मान लेते हैं कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है। कब A0 है? जब टाइम क्या है? 0 है। इसका फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? अगर रिएक्शन 100% पूरा हो गया, मींस रिएक्टेंट अब बचा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर रिएक्टेंट बचा हुआ रहेगा तो रिएक्शन होगा, लेकिन कह रहा कि रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया, मींस अब और आपके पास रिएक्टेंट नहीं है, यानी फाइनल जो होगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वो क्या होगा? 0 होगा। कब होगा? जब टाइम LF मैंने लाइफ टाइम, इसको समझना है, ठीक है ना? ये लाइफ टाइम हो गया तो TLT हो गया। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े? A = A0 - KT। A मींस फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? 0 लिख दिए। A0 इनिशियल कंसंट्रेशन, K और टाइम यहां पर क्या लिखा है? लाइफ टाइम। अब 0 तो 0 हो गया, A0 हो गया, K लाइफ टाइम। अब इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा K लाइफ टाइम = इधर बच जाएगा A0, इसलिए टाइम लाइफ टाइम जो बच जाएगा वो कितना? A0/K हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हो। तो यहाँ पे T लाइफ टाइम = A0/K। अब जरा लॉजिकली इसको समझिए, आधा रिएक्शन होने में क्या लग रहा है? पूरा रिएक्शन होने में कितना लग रहा है? तो आधा रिएक्शन होने में कितना लगेगा? इसका आधा टाइम लगना चाहिए। आधा टाइम का मतलब क्या? ये जो है इसको 2 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो यहां से भी आप इसको समझ सकते हैं, यहां से भी समझ सकते हैं कि आधा होने में अगर इतना हो रहा है तो पूरा होने में क्या होगा? इस आधा का कितना हो जाएगा? तो आधा का कितना, अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? A0/K हो जाएगा। तो यहां से भी आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहां से ले सकते हैं। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।